हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एवरीबॉडी। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस अमितोपीडिया यूपीएससी चैनल पे, जिसमें आज हम सभी क्या देखने जा रहे हैं। यूपीएससी सीएससी मेंस का ऑपरेशन, यानी कुल मिलाकर के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो मेंस का पैटर्न है, मेंस का जो सेक्शन है, इसे हमें समझना है आज की क्लास में पूरे डिटेल्स में। यानी उस मेंस में क्या क्या होता है, कैसे होता है, एक एक चीज को हम लोग काफी बारीकी से और काफी डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए लेसन को देखते हैं बिना वक्त गवाए। जस्ट ए मिनट टाइम दे दीजिए। एक मिनट। जय हिंद महिमा, जय हिंद। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना आप सबों का? देख लीजिएगा, जैसा है क्लियर कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए, क्लियर है तो लेसन को आगे स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यूपीएससी 2022 के आईएएस मेंस सिलेबस के बारे में, अभी मेंस का बात हो रहा है। पीटी आप लोग बाकी के वीडियोज में समझ चुके हो और बेहतर समझ चुके हो। आज सभी सभी सिर्फ मेंस जानेंगे और काफ़ी डिटेल्स में जानेंगे। तो ऐसा है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का, जैसा कि उसमें मेंशन किया गया है हर बार की तरह इस बार भी, कि ये जो मेंस का एग्जाम होता है वो बेसिकली ये चेकआउट करने के लिए कि ना जो बच्चों का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उसका जो किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी क्या है, इन सभी चीजों को जानने के लिए, उसके विचारों को जानने के लिए होता है। जिसके लिए मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ इस तरह के स्टेजेस से आपको गुजरने होते हैं। सबसे पहले आपका होगा कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, जो अपने 8 शेड्यूल में 22 इंडियन लैंग्वेज है उसमें से कोई एक। क्योंकि हम सभी हिंदी भाषी हैं तो बेसिकली हम लोग हिंदी ही प्रिफर करते हैं यहाँ पर। और दूसरा होगा इंग्लिश का पेपर, कांस्टेंट है ये, 3-3 घंटे का होगा, 300 नंबर का पहला। लेकिन ये दोनों के दोनों जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर है ना, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं कि ना नंबर आ गया तो बहुत बढ़िया है, आपको बहुत ज्यादा स्कोर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप इन दोनों पेपर को क्वालिफाई कर लिया, आपका काम खत्म। उसके बाद आता है ऐसे राइटिंग, यहां से स्कोर होगा। ये स्कोरिंग पेपर है ये सारा का सारा। ऐसे, फिर जनरल स्टडीज पेपर 1, फिर 2, 3, 4, उसके बाद फिर जो मेंस का पेपर 5, 6 और 7 है, ये बेसिकली ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, 250 नंबर का ये सारे। अब इसे थोड़ा बारीकी से समझो। जो अपना लैंग्वेज पेपर हो रहा है, जिसमें इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर है, उसमें बस आपको 25% मार्क्स ला करके क्वालिफाई होना, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है ना। 300 का 25%, बस 75 नंबर। बस आप अगर 75 नंबर लेते आए, बात एकदम ध्यान से समझना, अगर आप इसमें 75 और इसमें 75, दोनों में 75-75 नंबर लेते आए, तभी आपका मेंस का यह स्कोरिंग पेपर चेक होगा, अन्यथा चेक नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इतना तो ध्यान दे लेना कि अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप कितना भी अच्छा लिख लो पेपर 1 से लेके 7 तक में, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो पेपर चेक ही नहीं होगा। आपका पेपर चेक तभी होगा जब आप इसमें इन दोनों में एटलीस्ट क्वालिफाई हो जाओ। 75 नंबर लगा तो 300 में 75 नंबर लाना कोई बड़ा बात नहीं है। देखो यहां पर जो ये 300 नंबर का पेपर, उसका स्ट्रक्चर यूं होगा कि 100 नंबर का इसमें ऐसे होगा, एक ऐसे लिखना है। उसके बाद होगा आपका कॉम्प्रीहेंशन, जो कि होगा 60 नंबर का। प्रेसी राइटिंग वो भी होगा 60 नंबर का।
ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू चूजन लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप चूज किए हो वो 20 नंबर का, और जो लैंग्वेज आप चूज किए उससे इंग्लिश में ट्रांसलेशन वो भी 20 नंबर का, बेसिक ग्रामर 40 नंबर का। तो कितना आसान सा क्लास 10th लेवल का, मैट्रिक लेवल का तो पेपर है। सो ऐसे का 60 कॉम्प्रीहेंशन, फिर आपका 60 हो जाता है प्रेसी राइटिंग, 20 है ट्रांसलेशन, फिर 20 है ट्रांसलेशन और 40 है ग्रामर। हो गया कुल मिलाकर 300, है ना, समझ गए? तो ये आपको टोटल, ठीक है सतीश, हो जाएगा, एकदम से हो जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये आपको क्वालिफाई हो गया, तब आप पहुंचते हो, तब आपका वो कॉपी चेक किया जाएगा जिस कॉपी में आपने बाकी का मेंस का स्कोरिंग पेपर लिखा है, यानी जीएस पेपर 1 से लेकर 7 तक लिखा है, मेंस पेपर सॉरी मेंस पेपर 1 से लेकर 7 तक आपने जिसमें लिखा है वो तब चेक होगा। तो उसमें सबसे पहले बारी आता है ऐसे राइटिंग का। देखो ऐसे राइटिंग का जो क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, वो 2 पार्ट में बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में बटा हुआ। पार्ट ए में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से कोई एक टॉपिक पे आपको लिखना, पार्ट बी में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से भी कोई एक ही टॉपिक पे लिखना है। तो कुल मिला के आपको 2 ऐसे लिखने होंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे लिखने होंगे, और एक ऐसे का मार्किंग होगा 125 नंबर। तो 2 ऐसे बराबर कितना हो गया, 250 नंबर। तो 250 नंबर का आपको ऐसे लिखना, और ऐसे जो रहेगा वो 1000 से 1200 शब्दों में लिखने होंगे, एक एक ऐसे, ठीक है, 1000 से 1200 शब्दों में आपको कंप्लीट करना है ऐसे लिख करके। ये ऐसे क्या होता है, किस टाइप का होता है, ये ऐसे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पे आ गया, ठीक है। अभी बड़ा अच्छा कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था टॉपिक, बड़ा अच्छा था कि संस्कार जो है उन्हीं हाथों पर निर्भर करता है जिन हाथों के द्वारा पालने का झूला झुलाया जाता है, इस पर ऐसे लिखना था। यानी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ना, संस्कार, बच्चों को संस्कार देने का जिम्मेदारी उनके माँ बाप का होता है, ना कि बाकी किसी का। तो कुल मिला के इसमें जो ऐसे में जो टॉपिक होता है ना, वो थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का होता है। और यहां पर आपको ऐसे लिखने में एक चीज कोशिश करना है कि आपका ऐसे जो एक बुके हो, ऐसे जो है एक बुके हो, वैसा बुके जिसमें जैसे गुलदस्ता होता है ना, फूल का बुके होता है, अलग अलग तरह के फूल होते हैं, तो वो एक ऐसा बुके हो जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोसाइटी, फिलोसफी, एथिक्स, ये सारे चीज उसमें दिख जाए, वो सारी चीजों का एक मिला जुला कॉम्प्रिहेंसिव रूप हो। थोड़ा सा कम या अधिक भी हो सकता है, कुछ इसमें फूल कम भी हो सकते हैं, फूल अधिक भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि हर बुके में सिर्फ गुलाब हो, किसी में हो सकता है ऑर्किड, गुलाब और बाकी जो फूल होते हैं उन सबों को मिला करके बनाया गया हो, है ना। कुछ बुके में कुछ लिमिट 2 ही 3 फूल हो, कुछ बुके में ढेर सारे फूल हो अलग अलग वैरायटी के। बस वैसे ही आपका ऐसे जो बुके होना चाहिए जिसमें उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो जो सब्जेक्ट डाला जा सकता है उन सब्जेक्ट का एक बेहतर कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए, ठीक है। दूसरा समझिएगा, अब है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1, यहां से आपका गेम शुरू होता है जीएस का। देखो सबसे पहले इसमें है क्या, इंडियन कल्चर, जिसमें आपसे 8 फॉर्म पूछा जा रहा है, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंसेंट से मॉडर्न टाइम तक का इंडिया का सिर्फ। फिर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, देखो एंसेंट मेडाइवल नहीं, सिर्फ मॉडर्न है, ठीक है। इसमें है कि ना उस समय जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज हुए हैं 18th सेंचुरी में, उन सबों के बारे में। फिर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपको बताना, जो उस वक्त का इशू था या जो जो घटनाएं हुए उनके बारे में बताना है, मल्लिका जैन। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद के भारत के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आजादी के बाद के भारत के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी, है ना, फिर मंडल आयोग, फिर और भी जो सारी समस्याएं हुई, एलपीजी का आना भारत में, जो भी चेंजेस आया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना, केशवानंद भारती केस, 2G 3G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, इस तरह से जो भी समस्याएं हुई, एयर इंडिया,
प्रेवी पर्स को बंद करवा देना, जो भी समस्या हुआ, बांग्लादेश वाला जो स्कीम हुआ था मुक्ति वाहिनी, है ना, जो अपना युद्ध हुआ, या जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ या चेंजेस हुआ, सोशल डेवलपमेंट या चेंजेस हुआ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो अपना चेंजेस हुआ, इन सभी चीजों के बारे में बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस में पूछ लिया जाएगा। बेसिकली पॉलिटी के इर्द गिर्द घूमेगा सारा कहानी, याद रखिएगा। लेकिन आपका आंसर में एक चीज याद रखना, आपके आंसर में इकोनॉमी का एक ग्लिम्स होना जरूरी है, क्योंकि होल थिंग इज डेड कि भैया सबसे बड़ा रुपया दुनिया का सारा चीज अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द जाके घूमता है, तो आपके आंसर में इकोनॉमी का एक ग्लिम्स होना जरूरी है। अब फिर आता है बारी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड का। इसमें क्या होगा, क्या क्या घटनाएं हो रही थी 18th सेंचुरी के दौरान, जैसे वर्ल्ड वार, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कॉलोनलाइजेशन, यानी जो कुछ शक्ति मिलकर के दुनिया के अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दी थी। एक वो दौर चला था दुनिया को कॉलोनी बनाने का, है ना। फिर नए सिरे से बाउंड्री को खींचना, डीकोलोनाइजेशन, वो कॉलोनी व्यवस्था को समाप्त करना, अलग अलग तरह का फिलोसफी आना, जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, है ना, इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, इस तरह के अलग अलग तरह के फिलोसफी का बाजार में आना, कार्ल मार्क्स का थ्योरी, फिर वो एडम स्मिथ का थ्योरी हो या लेनिन या माओ का थ्योरी हो, इन सभी चीजों पर बातें होंगी वर्ल्ड हिस्ट्री में। और उसका केंद्र बिंदु रहेगा हमारा भारत, कि कॉलोनाइजेशन का भारत पे इंपैक्ट किया था। इस तरह से आपका तैयारी होना चाहिए। अगर रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्री जो उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ा, डीकोलोनाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा, जो अलग अलग फिलोसफी आए जैसे कैपिटलाइजेशन या सोशलिज्म, इस तरह के फिलोसफी का भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इन सभी चीजों के बारे में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बेसिकली ध्यान रखना होगा। फिर है सोसाइटी। सोसाइटी में बेसिकली क्या है कि क्या सोसाइटी का डाइवर्सिटी है, उसके साइलेंट एस्पेक्ट है, महिलाओं का क्या रोल है, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका पॉपुलेशन, उनकी क्या इशू है, पोवर्टी, हाँ ईसा, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ सोशल इंपावरमेंट, है ना, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट होता है तो महिलाओं का समाज में क्या एम्पावरमेंट हो रहा है, रिलीजियस हो या सेकुलरिटी हो, उन सब उससे रिलेटेड क्या व्यवस्था चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का भारत के सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे आप देखो ग्लोबलाइजेशन आया, है ना, एलपीजी इरा आया, तो आपको नहीं लगता कि हमारे सोसाइटी में एक और इसका कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव प्रभाव पड़ा, कि जो आज हम एकल परिवार, सिंगल फैमिली कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमें दिखता है। ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट हुआ जो सोसाइटी में लोग एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे से इजिली जुड़ पाए। लेकिन फैमिली रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इकोनॉमी बहुत मैटर करने लगा। तो सोशल इंपैक्ट आपको दिख रहा होगा यहां पर जय नंसी का, कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का सोशल इंपैक्ट पड़ा। जब एलपीजी नहीं आया था तो हमारे देश में देसी चीजों का इस्तेमाल होता था। अब कहीं ना कहीं आप देखते हो सोसाइटी में ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करता है। अगर आप सपोज डेट BMW के कार में चलते हो, ठीक है, और एक तरफ कोई सपोज डेट होंडा के कार में या स्विफ्ट के कार में चलता है, तो आपका वैल्यू अधिक बढ़ जाता है। तो ये जो सोसाइटी में आया बाहर का कंपनी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और बाहर की कंपनी आने की वजह से ब्रांड वैल्यू का थोड़ा असर दिखने लगा। वरना क्या होता, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो आज हम सभी माइक्रोमैक्स का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते बजाय ओप्पो, वीवो, सैमसंग, नोकिया जैसे कंपनी का, है ना। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं आता तो आज भी हम सभी मारुति में चल रहे होते बजाय सुजुकी, हुंडई, BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसे लग्जरियस कार के। ग्लोबलाइजेशन का ही ये इंपैक्ट पड़ा कि एजुकेशन सिस्टम में भी काफी चेंजेस आया। आज जो इंडिया एक बहुत बड़ी एडटेक प्लेटफॉर्म बनने जा रही है या बन रही है, एडटेक कंपनी बूम कर रही है इंडिया में। जैसे एक समय में आईटी सेक्टर बूम किया था, आज एडटेक कंपनी बूम कर रही है, तो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है इंडियन सोसाइटी में, तो ये आपको समझना होगा। फिर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बेसिकली क्या जानना होता है, ठीक है, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उस पर
एशिया के अलग अलग देशों से, वर्ल्ड के अलग अलग देशों से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या संबंध है, ज्योग्राफिकल रिलेशन किस तरीके का है, लोकेशन, जो सेक्टर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर, उसका क्या इंपैक्ट है, वर्ल्ड के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी में कहां पर वो एग्जिस्ट करता है, किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है। जैसे भारत में एग्रीकल्चर वो ज्योग्राफी का एक हिस्सा हो जाता है ना, एग्जाम्पल वाइज समझो, ज्योग्राफी का हिस्सा हो गया एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स ज्योग्राफी का हिस्सा हो गया, लेकिन वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको ज्योग्राफी को इकोनॉमी के साथ जोड़ के लेना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। फिर बात आ जाता कुछ ज्योग्राफिकल फेनोमेना का, जैसे अर्थक्वेक, इसका भी इकोनॉमी पे असर है, सोसाइटी पे असर है या नहीं। अब देखो क्या गजब का कॉन्सेप्ट है, सुनामी, सुनामी आया था भारत में, वो एक इतिहास बन गया, हिस्ट्री बन चुका है, हिस्ट्री का मसला हो गया। इसका सोशल इंपैक्ट कुछ ना कुछ पड़ा, इसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट कुछ ना कुछ पड़ा, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट कुछ ना कुछ पड़ा। तो अब देखो सुनामी के बारे में अगर आपको लिखना पड़े तो उस बुके में आप इन सारे फूल को लगा सकते हो, और ज्योग्राफी तो ये अपने आप में है ही। तो समझ में आया कि किस तरीके का मेंस का आंसर लिखा था, कि सारे सब्जेक्ट को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अब आता है इसमें बारी भारतीय संविधान, भाई बड़ा खतरनाक चीज, बहुत जरूरी चीज। हिस्टोरिकल अनप्रिविलेज मतलब क्या, सॉरी हिस्टोरिकल बॉन्डिंग क्या रहा, हिस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके फीचर क्या है, अमेंडमेंट्स क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का फिलोसफी क्या है, जिसको लेकर के केशवानंद भारती केस होते रहा, हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर का सवाल उठते रहा उस पर। यूनियन स्टेट इशू चैलेंजेस क्या है ना, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से भारत में वो अपना इंपैक्ट डाल रहा है, लोकल बॉडीज क्या क्या है, उनका इंपैक्ट क्या है। जैन पूजा, साथ ही साथ यहां पर एक बात समझना, सेपरेट ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, ये थोड़ा सा अलग इससे हटके है। वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं हमारे देश के पॉलिटी में इंपैक्ट पड़ता है। जैसे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन मान लो XYZ है, किसी धर्म से रिलेटेड है, इसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो किस तरीके से ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है। जैसे कोई एनजीओ है ना, कई बार वो ऐसा कर देती है जिसकी वजह से सरकार को अपने नीतियों में परिवर्तन लाना पड़ता है, नीति बदलना पड़ जाता है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे देश के नीति निर्माण में। मीडिया हाउसेस का बहुत बड़ा रोल है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या, उनका फंक्शन क्या, उनका बिजनेस मतलब उनका काम किस तरीके से चलता है, कैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे सरकार बनाते हैं, किस तरीके से उनका बहस चलता है, कोई बिल आता है, बहस होता है, पास होता है या रिजेक्ट होता है, कैसे होता है, कैसे आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है किसी बिल के लिए, है ना। जैसे बजट बनाया जा रहा है, थैंक यू गौरव, जैसे बजट पास किया जाता है तो बजट किस सेक्टर में कितना पैसा खर्चा किया जाए, क्यों किया जाए, उस सेक्टर का डिमांड क्या है, जरूरत क्या है, ये आंकड़ा कैसे पता चलता है, कैसे उसको निर्धारित किया जाता है, ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स जो है गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रेशर ग्रुप, यही मैं तब से बोल रहा था, प्रेशर ग्रुप बहुत मैटर करता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है उसके बारे में, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, स्ट्रेचुररी, रेगुलेटरी, कॉसी, जुडिशियल बॉडी जो है, अर्धन्यायिक संस्था, जो खाप पंचायत अर्धन्यायिक संस्था है। लड़के जींस पहन के निकली, खाप पंचायत फरमान डाल दिए, जींस पहनी तो गांव से निकाल दिया जाएगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, कॉसी जुडिशियल के बजाय जुडिशियल बॉडी का सहारा लेंगे, ठीक है। चलिए, फिर क्या क्या एनजीओ हैं, उनके डेवलपमेंट का क्या असर पड़ रहा है, जो ग्रुप इंस्टीट्यूशन है उनका क्या असर पड़ रहा है। अभी जस्ट मैंने बताया एनजीओ कई बार बहुत बड़ा रोल अदा कर देते हैं। सेंट्रल स्टेट परफॉर्मेंस, है ना, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज, इन सबों के बारे में। हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इनके बारे में, ठीक है। पॉवर्टी और हंगर देश में क्या अपना रोल अदा कर रहा है, गरीबी, भूखमरी बहुत खतरनाक चीज होता है। ई गवर्नेंस आजकल नया चल रहा है ये, तो आपको पता होना चाहिए। सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हो तो आपका क्या रोल है, आपके
क्या काम है इस सोसाइटी में, जैसे होता है ना मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, तो बस वही मेरे इस देश में सिविल सर्वेंट का क्या काम है। तो वो आपको, आप इस सवाल का जवाब तभी दे पाओगे जब आप समझोगे, जानोगे। तो आप जिस ओहदे का तैयारी कर रहे हो कम से कम उसका वैल्यू तो जान लो कि आप किस लिए तैयारी करो, आप क्या उखाड़ लोगे जिस दिन सत्ता पर बैठ गए, आप क्या उखाड़ लोगे। अब ये मैं नहीं कह सकता यार प्रियांशु, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं। चलिए, अब है जीएस पेपर टू। जीएस पेपर टू के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, क्या है यहाँ पर, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जीएस पेपर टू में ही आ जाता है। पॉलिटी का दूसरा साथी है। मेरे को यहाँ पे बड़ा अच्छा पंक्ति याद आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। ये देश लेवल पर भी फैक्ट से मतलब सच्चाई है, और घर के लेवल पर भी आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते इतने आसानी से। तभी बदल पाओगे जब घर बदलोगे, है ना। और इतना आसान नहीं होता। तो समझो यहाँ पर क्या पता वो पड़ोसी आपके पीछे पीछे वहां पे घर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पड़ोसियों के साथ अपना संबंध क्या है, बाकी देश के साथ संबंध, और उस संबंध का इंपैक्ट ऑन आवर कंट्री क्या है। जैसे नेपाल के साथ अगर अपना रिलेशन है तो उससे अपने देश को क्या फायदा है, बांग्लादेश के साथ संबंध है तो उससे अपने को क्या फायदा है। अगर अपना रिलेशन म्यांमार, अमेरिका, रसिया, चाइना से है ना, अरब कंट्री से, तो उससे अपने को क्या फायदा, अपने पर क्या इंपैक्ट है। पाकिस्तान से अपना कैसा संबंध है, उसका क्या इंपैक्ट है। पड़ोसी के साथ संबंध होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब देखो, पड़ोसी बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, हमने क्या किया, मुक्ति वाहिनी खोल दिया, अब बांग्लादेश को पैदा कर दिया। ठीक है, तो पाकिस्तान को ये बात समझना चाहिए था कि पड़ोसी के साथ संबंध रखना, अच्छा संबंध रखना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा संबंध रखा होता तो बांग्लादेश नहीं पैदा हुआ होता। समझ गए बातों को। तो संबंध वो खराब रखा तो बांग्लादेश पैदा ले लिया, अभी फिर संबंध खराब कर रहा है। ना जाने इस बार कौन कौन पैदा ले ले, हो सकता है कोई और मुल्क भी पैदा ले ले जो अभी तक वर्ल्ड के नक्शे में ना हो। ठीक है, तो समझो बातों को। तो पाकिस्तान इस बात को नहीं समझा, उसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप का क्लास लेना चाहिए। समझ गए। चलिए आगे समझते हैं। अब है पेपर 3, इसमें आ जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में बात करेंगे, जैसे प्लानिंग, बिना प्लान के कोई काम नहीं होता, और इकोनॉमी में प्लानिंग तो बहुत जरूरी है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों के बारे में जानना है। गवर्नमेंट ऑफ बजटिंग, गवर्नमेंट का बजट क्या है उसके बारे में, किस तरीके से बजट पास कर रही, कितने का पास की, क्या है। तो बजट के चक्कर में कुछ चीज याद रखना, कुछ तेज लोग होते हैं वो क्या करेंगे, बजट आएगा तो मतलब ऐसे करने लगेंगे जैसे उन्हें दूसरा बजट लिखना हो। 10-15 तरह का पेपर उठा लेंगे, पीआईबी पढ़ लेंगे, ढेर सारा वीडियो देख लेंगे, न्यूज भी देख लेंगे। इनफैक्ट आजकल तो मैं देखता हूँ कि ना टेलीग्राम में बहुत सारे यूट्यूब वीडियो के लिंक में आ जाता है कि ना अगर आपको एक्चुअल बजट चाहिए जो कि लोकसभा में पेश किया गया है तो लिंक पे क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें। अबे क्या करना है यार पढ़ के रखे, क्या करना है आपको। बजट से आपका 2-3 या 4 सवाल, मैक्सिमम 5 सवाल आ गया, चलो मान ले, वो वैसे तो आएगा नहीं कभी, फिर भी मान लें आपकी संतुष्टि के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए 5 सवाल आ गए बजट से। ठीक है, 5 सवाल कर के लिए आप अपना 1 महीना गला दे रहे हो कि ना, कौन सा ये बहादुरी है। अरे किस, आप कोई एक न्यूज़पेपर उठाओ, अच्छे से उसे पढ़ लो, काम खत्म हो गया। हर न्यूज़पेपर में वही चीज होगा, थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके, हाँ किसी में 1 पॉइंट अधिक होगा, किसी में 1 पॉइंट कम होगा। अरे कम या अधिक का चक्कर क्या है, 1 पॉइंट अधिक या कम के चक्कर में आप फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आपको बजट को मैक्सिमम 1 घंटा टाइम देना है, बस 1 घंटा में बजट एनालिसिस करके शॉर्ट नोट्स बना लिए, काम खत्म। बहुत ज्यादा हो गया 2 घंटा, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार बजट में, इससे ज्यादा लगा रहे हो तो बेवकूफी कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, क्या क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस हुआ। एक बात याद रखना, जो देश अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम नहीं किया वो देश का कभी विकास नहीं हो सकता। चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई सा भी सरकार हो, अगर सरकार मैन्युफैक्चरर्स पर काम नहीं कर रही है, लोग बोलते हैं कि ना आबादी अधिक होना देश के लिए घाटे का सौदा है,
मैं बोलता हूं ये बात गलत है और साबित करके बताता हूं कैसे। देखो, आबादी चाइना से अधिक किसी के पास है क्या? किसी भी मुल्क के पास चाइना से अधिक आबादी है क्या? पॉपुलेशन नहीं, चाइना के पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो क्या चाइना के लिए वो नुकसान का कारण बना वो आबादी? नहीं, वो फायदे का कारण बना, प्रॉफिट का कारण बना। और अब वो आबादी जो बूढ़ी होते जा रही है तो वो उसके लिए नुकसान बन रहा है, क्योंकि अगर सारी आबादी बूढ़ी हो गई, उनके पास यूथ नहीं होगा, तो वो नुकसान है। ठीक है, आबादी अधिक होना कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। कैसे? मैं साबित करता हूं। अगर आप अपने उस ह्यूमन रिसोर्स बना लो तो कैसे नुकसान होगा? जापान के पास कुछ नहीं, ना उसके पास माइंस है, ना मिनरल्स, ना उसके पास एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर जमीन है। उसने अपने ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बना लिया और आगे निकल गया। तो जो भी मुल्क अपने ह्यूमन को उसमें, अपने ह्यूमन में, अपने देश के आवाम में स्किल डेवलपमेंट करेगा, एजुकेशन का डेवलपमेंट करेगा, वो देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। हमारे साथ समस्या क्या है कि हम स्किल पर बात नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदू पे, हम बात कर रहे हैं मुसलमान पे, हम बात कर रहे हैं नुपुर शर्मा पे, हम बात कर रहे हैं उन तरह के टीवी डिबेट्स पर जिस डिबेट्स का हमारे देश के और हमारे डेवलपमेंट में रत्ती भर का भी योगदान नहीं है, लेकिन उल्टा बर्बादी में योगदान है। तो हमारा वो जो डिबेट शाम को हिंदू मुसलमान का होता है, धर्म और संप्रदाय का होता है, बजाय उसके डिबेट ये होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप पर क्या काम किया जाए, कैसे नया नया स्टार्टअप लगाया जाए, इस पर डिबेट होना चाहिए था। तो डिबेट हो रहा है इस बात पर कि संप्रदाय क्या बोल रहा है, कौन धर्म क्या बोलता है, आपके आका क्या सिखाते हैं, आपके गुरु क्या सिखाते हैं, जिसका एक रत्ती भर भी योगदान नहीं है देश के डेवलपमेंट में। आज देश का यूथ ये बात नहीं कर रहा है कि हमें आगे जाकर के फ्यूचर में क्या करना। कम से कम हमारी जनरेशन, हमारे टाइम में 10th के बच्चे का लेवल तो ये बढ़िया था। आज के बच्चों से बेहतर मैं अपने टाइम के जनरेशन के बच्चों को मानता हूं, क्योंकि हम लोग ये बात करते थे कि ना भाई 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेंगे, आगे फ्यूचर में क्या करना है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सिविल सर्विस क्रैक करना है, या बिजनेस स्टार्ट करना, क्या करना, हम लोग कैरियर पर बात करते थे। आज मैं देखता हूँ यूथ को क्या बात करते हैं, तो वो बात करते हैं कि ना अगर ये हिंदुत्व का देश है, ये देखो मुस्लिम ऐसे कर रहा है, ये नुपुर शर्मा ये बोली है। तो ये सब जो अफीम बोया जा रहा है इस तरह के मीडिया हाउसेस के माध्यम से हमारे दिमाग में, वो अफीम निकल रहा है यूथ के माध्यम से, और यूथ गर्त की ओर मूव कर रहा है। तो अगर देश का विकास चाहते हो तो आप सभी उस टीवी डिबेट को बंद करो, और उससे बेहतर होगा आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, आप आगे फ्यूचर पर ध्यान दो, आप इनोवेटिव आइडिया पर ध्यान दो, आप इनोवेशन पर ध्यान दो कि हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ में और औरों के लाइफ में। आप सिंपल एक बात सोचो, कोई भी काम करने के पहले अपने आप से सवाल करो, क्या ये काम आपके जीवन में किसी भी तरह का वैल्यू ऐड कर रहा है? अगर कर रहा है तो गो फॉर इट। अगर इस तरह का बकवास डिबेट आपके लाइफ में अगर वैल्यू ऐड कर रहा है तो गो फॉर इट, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन आप अपने आप से पूछो कि आपके लाइफ में कौन सा वो वैल्यू ऐड कर दे रहा है। ठीक है, दूसरे के बारे में बात करने के बजाय आप विचारों के बारे में बात करो, आप थॉट्स आइडियोलॉजी के बारे में बात करो। समझदार व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का पहचान यही होता है, वो आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वो थॉट्स के बारे में बात करते हैं। और जो कम दिमाग के व्यक्ति होते हैं वो लोगों के बारे में बात करते हैं कि देखो फलाना ऐसे कर रहा है, ढिमाका ऐसे कर रहा है। लेकिन जो बड़े व्यक्ति होंगे, जो समझदार व्यक्ति होंगे, जो सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे, वो आइडियोलॉजी के बारे में, वो थॉट्स के बारे में बात करेंगे, इनोवेशन के बारे में बात करेंगे, व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। दो तरह के लोग मिलेंगे, एक होंगे जो अंबानी के बारे में बात करेंगे, और जो दूसरे जो तेज लोग होंगे वो अंबानी के बिजनेस मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। और जो बिजनेस मॉड्यूल के बारे में बात करेगा वो एमबीए चाय वाला भी बन सकता है, चाहे सुट्टा बार भी बनेगा। ठीक है, और जो उस व्यक्ति के बारे में बात करेगा वो जहां है अगले 10 साल बाद भी वहीं पर आपको मिलेगा, या उससे भी नीचे के पायदान में मिलेगा। समझ गए बातों को? तो इसलिए इस तरह चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए, तो इकोनॉमी हम लोग समझ गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर बात करेंगे खेती बाड़ी। तो देखो, जब खेती बाड़ी का बात होता है
तो उसका होल एंड सोल जाकर के एक ही जगह पर पायदान गिरता है, किस पे? इकोनॉमी पर। अब इकोनॉमी में देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत में बहुत पीछे है, आपके पास स्कोप है, आज के फास्ट मूविंग लाइफ में डिमांड है, अब लगाओ उस बिजनेस पर दिमाग, चार चांद लग जाएगा। एमबीए चाय वाले को लगाना, चाय सोटा बार वाले को लगाना, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कि बहुत पीछे है अभी, उस पर काम कर सकते हो। आप सप्लाई चेन पे काम करो जिसका बहुत अधिक डिमांड है अभी। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर काम करो। जितना भी आप देख रहे हो सुपरमार्केट का क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बेसिकली। उस तरह से गवर्नमेंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। पीडीएस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, लिमिटेशन क्या है उसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने लेवल तक हम सपोर्ट कर सकते हैं एमएसपी के थ्रू, कितने लेवल तक हम लोग पीडीएस के थ्रू माल बांट सकते हैं। लैंड रिफॉर्म मूवमेंट क्या आया था, भूदान आंदोलन अगर आपको नहीं पता हो तो पता जरूर से कर लीजिएगा, वैसे आगे क्लास में मैं बताऊंगा ही। भूदान आंदोलन जिसमें विनोबा भावे का बहुत बड़ा रोल रहा है, जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा रोल रहा है। साइंस एंड टेक, याद रखना सिविल सर्विस का स्टूडेंट अगर साइंस पढ़ने लगा तो अपना नैया डुबो देगा। सिविल सर्विस का स्टूडेंट साइंस एंड टेक पढ़ेगा तो साइंस के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। चलो, उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग आजकल बहुत चल रहा है ना। जो सिक्योरिटी में टेररिज्म का क्या रोल है, किस तरीके से वो प्रभावित कर रहा, माओवाद, नक्सलवाद। फिर एथिक्स का बारी आता है, और एथिक्स में बेसिकली एथिक एंड ह्यूमन इंटरफेस, वैसे ये सारा और डिटेल्स में जाएगा। अभी ये जितना कुछ आप देख रहे हो ना, इन सबों का एक एक क्लास होगा, जीएस पेपर 1 का एक प्रॉपर क्लास होगा जिसमें पूरा उसका स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, 2 का, 3 का, 4 का, है ना। गवर्नेंस, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सिटीजन चार्टर, ये सारी चीजें। तो ये सभी आपका मेंस का पेपर होगा। बाद लास्टली आएगा और 2 ऑप्शनल पेपर, और कुल मिलाकर के, ठीक है, 48 ऑप्शनल पेपर है, उसमें से 2 आपको चूज करने होते हैं, 500 नंबर, 250 नंबर का, 500 नंबर का टोटल, ठीक है। और लास्टली होगा आपका जब ये सब खत्म होने के बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो क्लियर है सब होगा। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन के ऊपर तो एक बार कुछ भी है तो सवाल कर लीजिएगा, और सबको क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप सबों का वॉरियर में लाइव क्लास अभी पर डे चल रहा है, और जल्द ही इसमें 22 अगस्त से आपका प्रॉपर एक बैच कोर्स स्टार्ट होने वाला है ना, फुल डिटेल्ड बैच कोर्स जो कि सारे एग्जाम के लिए अवेलेबल होगा, चाहे आप यूपीएससी के प्रीलिम्स से लेकर के जो भी वनडे एग्जाम होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एपीड हो, एसएससी हो, सारे एक दिवसीय एग्जाम के लिए, वनडे पेपर के लिए, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 22 अगस्त से मैं वॉरियर पर स्टार्ट करूंगा। और फिलहाल इस पे अपना लाइव क्लास चल रहा है पर डे 10 बजे, ठीक है। चलिए, इसमें इतना ही था, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।